दोस्तों नमस्कार। महेंद्र पटेल ब्लॉगर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि सभी छात्र छात्राएं पूरी ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम आप लोगों के बीच में 11 मार्च 2025 को संपन्न होने वाला पेपर सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर के आए हैं, जो बहुत सारे शिक्षकों से गहन विचार विमर्श करने के बाद उन सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है जो 11 मार्च 2025 को अवश्य आएगा। आइए हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो 11 मार्च के पेपर में शामिल होने वाले हैं। आइए देखते हैं पहले बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, महामंदी का आरंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर है 1929 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वियना की संधि अक्सर पूछा जाता है, इस साल भी आ रहा है। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है बहुविकल्पी का, बंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? उत्तर है 1804 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? जिसका उत्तर है गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। छठा प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। सातवां प्रश्न है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा इसका अर्थ है। अर्थात सत्ता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा। आठवां प्रश्न है, किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इस बार भी 11 मार्च को यह प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है। तो महिलाओं को आरक्षण किसमें है? पंचायती राज संस्थाओं में। नौवां प्रश्न है, एक दलीय व्यवस्था किसको बढ़ावा देती है? तो एक दलीय व्यवस्था किसको बढ़ावा देती है? अधिनायकवादी व्यवस्था को। एक दलीय व्यवस्था अधिनायकवादी तंत्र को बढ़ावा देती है। 10वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो निश्चित है इसका सही उत्तर है दुग्ध उत्पादन से। 11वां प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? उत्तर है काली मिट्टी। 12वां प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है? मैग्नेटाइट। जी हां, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। 13वां प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? जिसका सही जवाब है अत्यधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? जी हाँ, इसका सही जवाब है चेनाब नदी। सलाल बांध चेनाब नदी पर बनाया गया है। 15वां प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर पूछा जाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? जिसका सही जवाब है 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी? जी हां, इस साल ये प्रश्न 100% आएगा। सारे प्रश्न आएंगे लेकिन ये प्रश्न तो अक्सर आता है। इस साल जो है आपके 11 मार्च के पेपर में यह प्रश्न शामिल है। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जी हां, इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न है,
सोपान कृषि की जाती है। सोपान कृषि कहां की जाती है? ढाल वाली भूमि पर। जी हां, ढाल वाली भूमि पर सोपान कृषि की जाती है। 19वां प्रश्न है, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जाती है? तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जाती है? जिसका सही जवाब है इंटरनेट के द्वारा। 20वां और अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे 20 प्रश्न बहुविकल्पी के जो आपके 11 मार्च के पेपर में आ रहे हैं। आइए अब बहुविकल्पी के अलावा जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, वर्णनात्मक प्रश्न 2 प्रकार के आते हैं, जिसमें हेडिंग पड़ी रहती है वर्णनात्मक 1, जिन्हें 80 शब्दों में उत्तर दिया जाता है, और दूसरा वर्णनात्मक 2, जिनको 150 शब्दों में उनका उत्तर लिखा जाता है। तो वर्णनात्मक 1 जो है उनको हम लघु प्रश्न के नाम से संज्ञा दिए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो प्रश्न जो 80 शब्दों में लिखे जाएंगे वो कौन कौन से इस साल 11 मार्च के पेपर में शामिल हो रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामंदी के क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामंदी के क्या कारण थे? इसी में अथवा वाला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। तो ये 2 प्रश्न हो गए। दूसरा प्रश्न है हमारा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके साथ जो अथवा में लगा हुआ है, राजनीतिक दलों से क्या तात्पर्य है, इनके 2 कार्य लिखिए। तीसरा प्रश्न है, मृदा अपरदन की रोकथाम के क्या उपाय करने चाहिए। इसके साथ जो अथवा में लगा हुआ है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। चौथा, लघु का चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपाय बताइए। इसके साथ अथवा में लगा हुआ है, मनरेगा 2005 के उद्देश्य बताइए। प्यारे बच्चों, ये 4 प्रश्न अथवा में मिलाकर के 4 वास्तव में 8 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको कोई 4 करने हैं। 80 शब्दों की शब्द सीमा है, इसमें आप लोग लिखेंगे। निश्चित है इन प्रश्नों को आप अपने नोट से, किताब से, प्रश्न बैंक से, जहां से भी आपको याद करना हो, इन सारे प्रश्नों के उत्तर को पूरा एकदम टू द पॉइंट रट जाइए। इनमें हमें सारे प्रश्न जो है 11 मार्च के पेपर में आ रहे हैं। आइए अब हम वर्णनात्मक 2 जो 150 शब्दों का होता है उन प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग वर्णनात्मक 2, जिन्हें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, जिनको 150 शब्दों में उनका उत्तर दिया जाता है, आइए उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो 11 मार्च के पेपर में शामिल हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का क्या अर्थ है? गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। इसके साथ अथवा में लगा हुआ है कि फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणाम बताइए। चाहे आप इस प्रश्न को हल करें, चाहे आप इस प्रश्न को हल करें। आइए देखते हैं छठा प्रश्न कौन सा है, भारत की संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। इसके साथ अथवा में लगा हुआ है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, कारण लिखिए। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, कारण लिखिए। इन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आप लोगों को अटेंड करना है। 7वां प्रश्न है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के बारे में लिखिए। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के बारे में लिखिए। इसके साथ अथवा में लिखा हुआ है, भारत में मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के उपाय बताइए। सारे बच्चे जानते होंगे कि मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें शामिल होती हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे मोटे अनाज में शामिल होते हैं। इनकी पैदावार किस प्रकार से बढ़ाई जाए, इनके उपाय बताने हैं।
8वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किन 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधि बताइए। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इन 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन तीनों क्षेत्रों की गतिविधि बतानी है। अथवा उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, व्याख्या कीजिए। जी हाँ, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये थे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और अब हम लोग जो है 10 नंबर के मानचित्र के प्रश्नों के बारे में देखते हैं कि मानचित्र में इस साल कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं इस साल 11 मार्च को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसमें मानचित्र के कौन कौन से प्रश्न शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मानचित्र फर्स्ट जो 5 अंक का आएगा। मानचित्र सेकंड भी 5 अंक का आएगा। 5 और 5 मिलाकर के 10 अंक होते हैं। दोनों मानचित्र मिलाकर के 10 अंक के आएंगे और हमें 10 में 10 अंक प्राप्त करने हैं। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में शामिल हो रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न शामिल हो रहे हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए और सही से मानचित्र अंकन करने के लिए मेरा एक बृहद वीडियो बना हुआ है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं कि मैप में कैसे भरें स्थानों को। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप निश्चित रूप से मानचित्र में स्थानों को दर्शाना, भरना जो है अच्छे से सीख जाएंगे। आइए देखते हैं 11 मार्च 2025 को कौन कौन से प्रश्न मानचित्र में शामिल हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जी हाँ, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उत्तर जानने के लिए आप मैप वाला वीडियो पूरा देख लें। दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था, उस स्थान को मानचित्र में दर्शाना है। तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। जी हाँ, गांधी जी का यह प्रश्न, नमक कानून कहां तोड़ा था, इस प्रश्न का उत्तर आपको मैप में दर्शाना है। उत्तर देखने के लिए आप मैप वाला वीडियो अवश्य देखें, मैं बार बार कह रहा हूं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां साबरमती आश्रम है। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आपके पेपर में आ रहा है। 5वां प्रश्न है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं मानचित्र सेकंड में कौन कौन से प्रश्न शामिल हो रहे हैं जिन्हें आपको भरना है एग्जामिनेशन हॉल में। पश्चिम बंगाल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, पश्चिम बंगाल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ये आपके पेपर में शामिल हो रहा है। दूसरा है, महानदी को इस चिन्ह से दर्शाइए। उड़ीसा में बहने वाली महानदी को आपको मानचित्र में दर्शाना है। कोई एक परमाणु केंद्र इस चिन्ह से दर्शाइए। जी हाँ, एक परमाणु केंद्र आपको दर्शाना है मानचित्र में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह। पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह स्थित हैं उनमें से कोई एक बंदरगाह आप दर्शा दीजिए। और 5वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, इसको मानचित्र में भरना है। तो इन सारे प्रश्नों को हल करने के बाद निश्चित है आपको 10 में 10 अंक प्राप्त होंगे। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सामाजिक विज्ञान 11 मार्च 2025 का वायरल पेपर, जो निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ है कि आप यदि इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 70 में 70 अंक प्राप्त होंगे। प्यारे बच्चों, इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लें, याद कर लें। 11 मार्च के पेपर में, सामाजिक विज्ञान के पेपर में ये सारे प्रश्न आ रहे हैं और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को सॉल्व करें। निश्चित है आपको 70 में 70 अंक अवश्य मिलेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।